बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम सेल साइकिल में जो एसएलओ पढ़ रहे हैं वो है आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। इस एसएलओ में हम माइटोसिस को स्टडी कर चुके हैं। आज हमने मियोसिस की सिग्निफिकेंस पढ़नी है। पहले हम मेन पॉइंट्स से इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर आगे उन्हें डिटेल पढ़ेंगे। मियोसिस हमें क्या करके दे रही है? मियोसिस पहला काम यह कर रही है कि हर जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम्स को स्टेबल रखती है, मेंटेन रखती है। मतलब यह है कि हर जनरेशन में, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी हर जनरेशन में क्रोमोसोम्स 46 रहने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए। यह काम मियोसिस के जिम्मे है। नंबर 2, चेंजेस लाती है जिन्हें हम जेनेटिक डाइवर्सिटी भी को कहते हैं और जेनेटिक वेरिएशन का वर्ड भी यूज करते हैं। ये लफ्ज लिख लो, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशन, ये सभी इन्हीं चेंजेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आती है ना, ये फिर एवोल्यूशन के लिए मददगार साबित होती हैं। एवोल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू बायो, आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं ये शुरू से ऐसे नहीं थे। माजी में, आज से कई हजारों साल पहले, लाखों साल पहले लाइफ बहुत सिंपल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इवॉल्व हुए हैं, कंप्लेक्स हुए हैं। पहले सिंपल थे, फिर एडवांस और कंप्लेक्स होते चले गए, और आज हमें ये इस तरह से वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट है। मियोसिस जो है वो एवोल्यूशन में अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि मियोसिस के दौरान वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सिमुलेशन से भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। इसी तरह मियोसिस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप है रिप्रोडक्शन की जहां हमारे पास दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। हम बात कर चुके हैं ना कि मेल के अंदर जब मियोसिस होती है तो स्पर्म बनते हैं, फीमेल में जब मियोसिस होती है तो एग बनते हैं। तो मेल से स्पर्म, फीमेल से एग, दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और वो ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। इसमें क्या होता है? मियोसिस के दौरान गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान जब गैमीट्स मिलते हैं तो ये दोबारा जाइगोट बनाते हैं। और मियोसिस का काम है कि जब गैमीट्स बने तो गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ कर दिया जाए, ताकि जब ये गैमीट्स मिले तो दोबारा से क्रोमोसोम 46 हो जाए। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पे देखो, जब हमारे पास गैमीट्स मिलते हैं तो ये मिल के जाइगोट बनाते हैं जो आगे से एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है इसमें हम देखते हैं दोबारा से क्रोमोसोम्स की तादाद मेंटेन कर दी जाती है। हम कहते हैं हमारा जो नया ऑर्गेनिज्म बना है ये डिप्लॉयड है। अब ये सारी चीजें आपको यहां से समझाता हूं। ये देखो, हम फादर की एग्जांपल ले रहे हैं। 46 क्रोमोसोम थे उसके सेल में, मियोसिस हुई। स्पेशली मियोसिस 1 में हम देखते हैं कि क्रोमोसोम्स की तादाद को हाफ कर दिया जाता है। अब यहां पे जितने भी स्पर्म्स बन रहे हैं सभी के अंदर क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं। मदर की बात करें तो मदर के सेल में भी 46 क्रोमोसोम थे। मियोसिस 1 हुई तो 23 क्रोमोसोम हो गए। अब ये जो एग बना है, ओवम एग को कहते हैं, इस एग के पास भी 23 क्रोमोसोम है, और फादर की साइड पे जो स्पर्म बना है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट के अंदर दोबारा से 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो देखो, जब आपने स्टार्ट लिया था फादर में या मदर में, तब भी क्रोमोसोम की तादाद 46 थी, और जो नया बेबी बना है, जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद 46 ही है। ये जो क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन किया गया है ये मियोसिस कर रही है। और कैसे कर रही है? गैमीट्स फॉर्मेशन से। मियोसिस का सबसे अहम काम क्या है?
इसने गैमीट्स बनाने हैं। और गैमीट्स की क्या खसूसियत है? गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो जाती है, ताकि जब ये दो गैमीट्स मिले तो दोबारा से हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो। याद है डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मैंने समझाया था। डिप्लॉयड तब कहते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म के पास दो एक जैसे क्रोमोसोम का सेट हो, और हमारे पास 23 क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें 23 पेयर्स होते हैं। हर पेयर में दो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं, तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम का सेट होता है। इसलिए हम क्या हैं? हम डिप्लॉयड हैं। और डिप्लॉयड के लिए आप 2n का वर्ड भी यूज करते हो। अगला पॉइंट देखो, मियोसिस का काम है जेनेटिक वेरिएशन लेकर आना। ये जो जेनेटिक वेरिएशन आती है ना, इसको हम सिमुलेशन से भी देखेंगे। अब जो जेनेटिक वेरिएशन आ रही है ना, उसकी वजह मियोसिस में दो इवेंट्स का होना है। मियोसिस के अंदर दो ऐसे इवेंट होते हैं जो जेनेटिक वेरिएशन लेकर आते हैं। एक हम बड़े अच्छे से समझते हैं। पहला इवेंट है क्रॉसिंग ओवर। याद है, मियोसिस 1 में होती है, और मियोसिस 1 में भी प्रोफेस 1 के अंदर जब प्रोफेस 1 हो रहा होता है, उस वक्त हम देखते हैं कि एक पेयर के अंदर जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के करीब आके क्रॉसिंग ओवर करते हैं। याद है? सिमुलेशन से दिखाता हूं आपको, एक दफा दोबारा इसको विजुलाइज करो। ये देखो, ये आपके पास दो क्रोमोसोम थे, देख रहे हो? अब ये जो एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे के करीब आए, जिसे हमने साइनेप्सिस कहा था कि इनकी पेयरिंग हुई है। अब आप देखोगे इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, इनमें आपस में ये देखो सेगमेंट एक्सचेंज होने लगे। जब एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। कब हो रही होती है? प्रोफेस 1 के अंदर। ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, इससे क्या होता है? जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है, ऑफस्प्रिंग बन रहा होता है, उसके क्रोमोसोम में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो जो न्यू इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट से मुख्तलिफ होता है। क्यों मुख्तलिफ होता है? क्योंकि मियोसिस के दौरान जो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स थे, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो एक तो क्रॉसिंग ओवर है जिससे जेनेटिक वेरिएशन आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप आज पढ़ने लगे हो, पहले मैंने आपको नहीं बताई, एक और काम भी होता है, इससे भी जेनेटिक वेरिएशन आती है। वो काम क्या है? वो काम जब प्रोफेस 1 के बाद नेक्स्ट फेज आता है ना, मेटाफेज 1। मेटाफेज के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर में आके अरेंज होते हैं। याद है? मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं। जब मियोसिस हो रही होती है ना, तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में होते हैं। जब ये पेयर्स, जिन्हें आप होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहते हो, जब ये होमोलोगस पेयर सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं ना, हर पेयर की अरेंजमेंट दूसरे पेयर की अरेंजमेंट से मुख्तलिफ होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब क्रोमोसोम्स के पेयर्स सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं मेटाफेज 1 के दौरान, हर क्रोमोसोम पेयर की अरेंजमेंट दूसरे क्रोमोसोम पेयर की अरेंजमेंट से इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है हर पेयर अपनी मर्जी से अरेंज होता है, और यह अरेंजमेंट रैंडम होती है, यानी फिक्स नहीं होती। जितनी दफा मियोसिस होगी उतनी दफा आप देखोगे क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होगी, और उसमें भी एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट अरेंज होगा। ठीक है? इस चीज को बच्चों आप कहते हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। यह आपके लिए एक नई चीज है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम? सिमुलेशन से दिखाता हूं। सिमुलेशन से आप लोगों ने देखना है, ये देखो, आपके पास
दो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, देख रहे हो। अच्छा, एक चीज जो आप यहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करो, मैं स्क्रीन जूम करवाता हूं। ऊपर आपके पास येलो कलर में क्रोमोसोम का पेयर है, नीचे ग्रीन में, लेकिन आप नोटिस करो कलर के शेड्स में डिफरेंस है। एक डार्क शेड है, एक लाइट शेड है, नोटिस कर रहे हो। ऊपर एक तरफ डार्क येलो है, उसके सामने लाइट येलो क्रोमोसोम है। नीचे देखो डार्क ग्रीन और उसके सामने लाइट ग्रीन। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या चीज है, आपने ये नोटिस करना है। जब ये क्रोमोसोम सेल के सेंटर में अरेंज हुए ना, तो जरूरी नहीं है कि डार्क कलर वाले क्रोमोसोम एक ही साइड पे हैं। अभी आप देखो, अगर आप इस वक्त बच्चों स्क्रीन पे देखो तो डार्क येलो और डार्क ग्रीन ये दोनों एक ही साइड पे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता। ऐसे भी हो सकता है कि जहां पे डार्क येलो है उसके नीचे लाइट ग्रीन वाला आ जाए। ठीक है, ये जो अलाइनमेंट हो रही है ना क्रोमोसोम्स की, ये रैंडम है। जैसे ये देखो, हम सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स को लेके चल रहे हैं, तो यहां देखो 2 पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं। एक पैटर्न में क्या है, एक पैटर्न में वही है कि एक ही साइड पे डार्क क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, डार्क येलो डार्क ग्रीन। एक और अरेंजमेंट भी हो सकती है कि जब ये दो पेयर्स अरेंज हो रहे हो तो एक साइड पे डार्क येलो हो और उसी साइड पे लाइट ग्रीन हो। अब आप खुद इमेजिन करो कि यहां सिर्फ 2 पेयर्स हैं। अगर ऐसे 23 पेयर हो, जो कि ह्यूमन के केस में होता है, और हर पेयर जो है वो इंडिपेंडेंटली अरेंज हो, तो आपके पास कितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्योंकि इन क्रोमोसोम्स ने बाद में एक दूसरे से सेपरेट होने। जब ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये देखो, ये देखो, जब ये सेपरेट होंगे तो हाफ क्रोमोसोम एक तरफ आ जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये जो हाफ क्रोमोसोम एक तरफ आए हैं, इनका कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। हो सकता है यहां पे सारे के सारे डार्क कलर वाले हो, ऐसा है। हो सकता है यहां डार्क वाले ज्यादा हो, लाइट वाले कम हो। और यह भी हो सकता है इस साइड पे लाइट वाले ज्यादा हो और डार्क वाले कम हो। तो इससे भी वेरिएशन आ रही है। एक तो क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आ रही है, दूसरा क्रोमोसोम पेयर अलाइन किस तरह होते हैं सेल के सेंटर में, उससे भी वेरिएशन आती है। क्योंकि बाद में जब ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो नया सेल बनता है ना, उसमें क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन के अंदर फर्क आ जाता है। इसे कहते हैं रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये जो रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, इसकी वजह से भी हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन आती है। ठीक है, होता क्या है, हमारे पास जो गैमीट बन रहा होता है उसके अंदर मिक्सचर आ जाता है मदर और फादर साइड से आने वाले क्रोमोसोम्स का। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करती है कि जब गैमीट बनता है तो गैमीट के अंदर हमें फादर और मदर क्रोमोसोम का एक मिक्सचर मिलता है। 23 गैमीट्स, 23 क्रोमोसोम में से हो सकता है 20 क्रोमोसोम मदर साइड के हो, 3 फादर साइड के हो सकता है 10 क्रोमोसोम मदर साइड के हो और 13 फादर साइड के हो, और हर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है। तो इस तरह फिर आप देखते हो गैमीट्स के अंदर वेरिएशन आती है। और जब वो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ नजर आते हैं, हम अपने सिबलिंग से मुख्तलिफ नजर आते हैं। क्योंकि हर दफा जब मियोसिस हुई है तो हर दफा क्रॉसिंग ओवर हुई है, और हर दफा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से डिफरेंट गैमीट्स बने हैं। जब वो डिफरेंट गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं तो हम अपने सिबलिंग से भी मुख्तलिफ हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। किसी को यहां पे स्पेशली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम में कोई कंफ्यूजन हो, मैं स्पेशल यहां रोक रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन हो, अब एक बड़ी जबरदस्त सी सिमुलेशन है, वो आपको दिखाता हूं, जिससे आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेरिएशन लेकर आती है। कोई क्वेश्चन बच्चों, नहीं तो हम सिमुलेशन पे आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ओके, सेल के सेंटर में जो क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, हर पेयर डिफरेंट तरह से अलाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, एक आपके पास लेट्स से मैं कहता हूं ये फादर साइड का क्रोमोसोम है, ये मदर साइड का क्रोमोसोम है।
एक अरेंजमेंट में ऐसे हो सकता है कि फादर साइड वाला क्रोमोसोम मेरे लेफ्ट पे आए और मदर साइड वाला मेरे राइट पे आए। दूसरे पेयर में ऐसे हो सकता है कि मदर साइड वाला लेफ्ट पे और फादर साइड वाला राइट पे हो। हर पेयर के अंदर ये शफलिंग होती है और हर दफा होती है जब जब मियोसिस होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट गैमीट्स बनते हैं। अब जरा ये देखो, बड़ी जबरदस्त सी सिमुलेशन है। इसमें आप लोगों ने देखना है, आपके लिए जरा ज्यादा दिलचस्प इसलिए है कि यहां एक फैंटेसी ऑर्गेनिज्म दिखाया हुआ है, ड्रैगन दिखाया हुआ है। अब जरा ये देखो, दो तरह के ड्रैगन है। ये मदर ड्रैगन जो है ना, इसको जरा ऑब्जर्व करो। इस मदर ड्रैगन का हॉर्न नहीं है, सींग नहीं है, नजर आ रहे हैं। फादर ड्रैगन जो येलो है उसमें आपको हॉर्न नजर आएंगे। जो मदर ड्रैगन है ना, इसके आगे बाजू हैं, विंग्स हैं, विंग्स नहीं है। अगले हाथ हैं, बाजू हैं, लेकिन विंग्स नहीं है। लेकिन वो जो येलो वाला है फादर, आप देखो उसके आगे विंग्स लगे हुए हैं, देख रहे हो। और अब स्क्रीन में अगर आप देखो तो दोनों में ना फायर जनरेट नहीं हो रही। ये तीन चीजें बच्चों नोटिस कर लो। मदर साइड पे हॉर्न नहीं है, फादर साइड पे हॉर्न है। मदर साइड पे फोर लिम्ब, अगले बाजू हैं, फादर साइड पे विंग्स हैं, और दोनों के माउथ से फायर नहीं जनरेट हो रही। अब मैं इनमें मियोसिस करवाने लगा हूं। ये देखो, ये मेरे पास मदर साइड के क्रोमोसोम है। यहां देखो, मैं अपनी मर्जी से इनकी अरेंजमेंट करवाने लगा हूं। ये देख रहे हो, ये पेयर्स अरेंज हो रहे हैं और मियोसिस के नतीजे में 4 गैमीट्स बने। ठीक है, फीमेल के अंदर 4 एग बन गए हैं। अब मेल के अंदर भी मैं यही काम करूंगा। मियोसिस 1 हुई, 2 सेल बने, मियोसिस 2 हुई, 4 सेल बने। अब मेल और फीमेल यानी मदर और फादर के अंदर गैमीट्स बन चुके हैं। अब मैं इंटरेस्टिंग काम यह करने जा रहा हूं, मुझे पता है जब यहां मियोसिस हुई है ना, तो इनमें क्रॉसिंग ओवर भी हुई है और यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी हुई है, जिसकी वजह से, अगली बात बच्चों ध्यान से सुननी है, क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ये जो 4 एग बने हैं ना फीमेल में, ये चारों एग मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है। इसी तरह मेल के अंदर जो 4 स्पर्म बने हैं ना, ये चारों स्पर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सेम नहीं है, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब जरा देखो, जब मैं एक एग को स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करूंगा तो किस तरह का ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये चीज आप लोगों ने नोटिस करनी है। ये देखो, हम फीमेल से ये वाला एग सेलेक्ट कर रहे हैं, नोटिस किए, सेंटर के अंदर वो एग आ गया। मैंने फीमेल से ये वाला एग सेलेक्ट किया, सेंटर में मुझे ये एग शो हो गया। अब मैं फादर वाली साइड से एक स्पर्म सेलेक्ट करता हूं। लेट्स से मैं पहला स्पर्म जो है ये सिलेक्ट करता हूं, ये देखो यहां पे आ गया। अब मैं करवा रहा हूं इनकी फर्टिलाइजेशन। मैं एग को स्पर्म के साथ फ्यूज करूंगा ताकि जाइगोट बने और जाइगोट ग्रो करके बेबी ड्रैगन बनाए। अब आप लोगों ने देख के मुझे बताना है वो जो बेबी ड्रैगन बन रहा है वो मदर ड्रैगन और फादर ड्रैगन से कितना मुख्तलिफ है। चलो जी, इसको ऑब्जर्व करो और यह चीज आपको बताएगी किस तरह ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आती है। पहली बात तो नोटिस करो, पेरेंट्स ड्रैगन थे तो ऑफस्प्रिंग भी ड्रैगन है, सिमिलैरिटीज है ना बहुत सारी। लेकिन चूंकि मियोसिस हुई है तो जरा गौर करो, वेरिएशन आई है। क्या वेरिएशन आई है? इसका स्किन कलर फादर की तरह का या मदर की तरह का? जूम करें इसको, खुद ही देखो, मुझे ना बताओ, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये चीज आप लोग ऑब्जर्व करो। इसका स्किन कलर मदर की तरह का है, लेकिन क्या मदर के हॉर्न थे? बेबी के हॉर्न है, सींग है। मदर के हॉर्न नहीं थे लेकिन बेबी के हॉर्न हैं। फादर जो था उसके विंग्स थे, लेकिन देखो बेबी के विंग्स नहीं है। अब जरा नोटिस करना, मैं क्या करने लगा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एग चेंज कर देता हूं, स्पर्म में यही रखूंगा, मैं एग चेंज करता हूं। ठीक है, मैंने एग चेंज किया, स्पर्म वही रखा। अब मैं प्ले करके देखता हूं किस तरह का बेबी बनेगा। क्या फर्क आया? विंग्स आए, पहले विंग्स नहीं थे। रिमेंबर, ये जो आप देख रहे हो कि मियोसिस क्या करती है, क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट की वजह से डिफरेंट गैमीट्स बनाती है। एक गैमीट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि अब आपके पास कौन सा गैमीट फर्टिलाइज करेगा, उस लिहाज से आप देखोगे बेबी के अंदर वेरिएशन होगी। और जब जब मियोसिस होगी ये वेरिएशन आएगी,
अब देखो मैं स्पर्म फिक्स रख रहा हूं, एग वेरी करता जाता हूं। मैंने तीसरी किस्म का एग सेलेक्ट कर लिया, स्पर्म को नहीं मैं छेड़ रहा। अब जरा देखते हैं बेबी ड्रैगन कैसा बनेगा, वैसे ही बना। अब जरा देखो फोर्थ वाला सिलेक्ट करते हैं और फोर्थ वाले के साथ देखते हैं नेक्स्ट राउंड में। देखो ओवरऑल अगर हम देखें कि हमारे पास दो तरह के ड्रैगन बन रहे हैं अगर हम एग वेरी करें। अब आ जाओ हम एग को फिक्स कर लेते हैं, चारों में से एक एग मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम स्पर्म को वेरी करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या बना था, मदर की तरह था लेकिन हॉर्न थे फादर जैसे। अब मैं स्पर्म वेरी करने लगा हूं, मैंने एक और तरह का स्पर्म सेलेक्ट किया है। अब फर्टिलाइज करवाते हैं और देखते हैं क्या होता है। हां जी, क्या चीज नहीं आई है, कुछ नोटिस किए? बेबी ड्रैगन के अंदर फायरिंग का कैरेक्टरिस्टिक आया है जो इसके पेरेंट्स में नहीं था। ये जो बेबी ड्रैगन है ये फायर कर सकता है। अब इसके पीछे की जेनेटिक्स थोड़ी टफ है, ये आप लोग एफएससी तक पढ़ोगे कि ऐसा कैसे हो रहा होता है, क्योंकि अभी आपने एलील्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, ये जो जेटीएन वाले ऐसे कर रहे हैं ना, ये आपको कह रहा हूं, अभी बस समझते जाओ कि मियोसिस ये कुछ करवाती है। अब जरा देखो हम तीसरी किस्म का स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज करवाते हैं। तो देखो यहां पे फायर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है और मदर और फादर का कॉम्बिनेशन है। फोर्थ टाइप ऑफ स्पर्म देखते हैं जी। अगेन देखो, अब देखो क्या हो रहा है, मैं एग वेरी करता हूं, स्पर्म में ये रखता हूं जिसमें फायर की कैरेक्टरिस्टिक है और मैं कोई रैंडम सा एग लेता हूं। अब देखते हैं क्या होता है, अभी भी फायर है। अब देखते हैं कि एग वेरी करने से क्या वेरिएशन आ सकती है ऑफस्प्रिंग में। ये देखो हमने एक तीसरा जब एग फर्टिलाइज करवाया तो विंग्स आ गए लेकिन फायर वाली कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गई है। अब जरा चौथे एग को फर्टिलाइज करवाते हैं इस स्पर्म के साथ, देखो कोई फायर नहीं। तो हर दफा मियोसिस के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम नए तरह के गैमीट्स बनाती है और हर गैमीट दूसरे से मुख्तलिफ होने की वजह से हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनता है इसमें वेरिएशन आती जाती है और कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ रहे होते हैं, जैसे हमने यहां फायर को देखा। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये मियोसिस की वजह से है। लास्ट, बल्कि लास्ट नहीं है, आगे भी है, एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। ये जो जेनेटिक वेरिएशन आती है ना, ये एवोल्यूशन के साथ भी लिंक करती है। एवोल्यूशन अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू साइंस हम आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए। अगर आज से हजारों लाखों साल पीछे जाओगे तो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं थे, हमसे मिलते जुलते थे, लेकिन उनके अंदर बेहतरी आती चली गई और वो बेहतरी की वजह से क्या हुआ, कई हजारों सालों के बाद हम इवॉल्व हुए। ये बड़ी सिंपल सी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया एवोल्यूशन का। ये जो एवोल्यूशन के दौरान चेंजेस आती हैं, ये चेंजेस भी ना मियोसिस की वजह से होती है। मियोसिस का एवोल्यूशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कहते हैं मियोसिस की वजह से, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो डिफरेंट तरह के गैमीट्स बन रहे होते हैं ना, ये गैमीट्स क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ बनाते हैं। यानी अगली जनरेशन पहले वाली जनरेशन से मुख्तलिफ होती है। हर दफा यह काम होता है, जब नई जनरेशन आती है वो पहली जनरेशन से मुख्तलिफ होती है। इसी चीज को बच्चों आसान अल्फाज में एवोल्यूशन कहते हैं। हम ग्रेड 10 में पढ़ेंगे, फेडरल बोर्ड वालों ने 9th में ही एवोल्यूशन को पढ़े, लेकिन आप पंजाब बोर्ड वाले ग्रेड 10 में जब एवोल्यूशन डिटेल पढ़ोगे ना, तब आप इन चीजों को लिंक करोगे। अभी बस अपने जहन में बिठा लो कि मियोसिस एवोल्यूशन के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, डिटेल हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आज एक सिमुलेशन देखेंगे। सिमुलेशन जरा इंटरेस्टिंग है। कहता है होता यह है कि जब हमारा माहौल चेंज होता है ना, तो माहौल चेंज होने की वजह से ये जो ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशंस आई होती है ना, ये फिर उन्हें फायदा देती हैं। ठीक है, ये लफ्ज सुन लो, अभी सिमुलेशन दिखाऊंगा, समझ आएगी। मियोसिस के नतीजे में क्या हुआ
जो अगली जनरेशन आई वो पिछली जनरेशन से मुख्तलिफ है। अब अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए ना, तो ये जो नई जनरेशन के अंदर चेंजेस आई होती हैं, ये चेंजेस नई जनरेशन को बदलते माहौल में मदद देती हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से सरवाइव करते हैं। अगर तो ये चेंजेस बदलते माहौल में फायदा ना दे, तो आप देखते हो वो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती हैं, वो अगली जनरेशन में नहीं आती। ठीक हो गया? तो अच्छा जी, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, अब जो नए ऑफस्प्रिंग में चेंजेस आती हैं, ये चेंजेस उन्हें बदलते माहौल में सरवाइव करने में फायदा दे रही होती हैं। अगर तो आप देखते हो कि इन चेंजेस से अगली जनरेशन बेहतर तरीके से सरवाइव कर रही है बदलते माहौल में, तो वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग ज्यादा बनते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आने वाली चेंजेस बदलते माहौल के मुताबिक फायदामंद नहीं होती, वो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में कम होते चले जाते हैं। इस तरह से एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हम में चेंजेस इंट्रोड्यूस करती हैं कि हमारे वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेड्स जो बदलते माहौल के मुताबिक हमें फायदा देते हैं, हम में वो बढ़ते जाते हैं। और जो ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक एनवायरनमेंट के मुताबिक हमारे काम के नहीं रहते, आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो वो ट्रेड्स हम में लॉस होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक सिमुलेशन है, लेकिन अभी चूंकि क्लास टाइम हमारा ओवर हो रहा है, कल हम जब इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे तो पहले मियोसिस का एवोल्यूशन के साथ क्या लिंक है एक सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर इसको हम कल कवर करेंगे। आज के लिए हमारे लिए ये ड्रैगन वाली जो सिमुलेशन थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसने हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया किस तरह मियोसिस के दौरान डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बनते हैं जिनमें जेनेटिक वेरिएशन होती है, और जब ये डिफरेंट गैमीट्स फर्टिलाइज करते हैं तो ऑफस्प्रिंग के अंदर भी वेरिएशन आती है। ठीक है, कल वाला जो हमारा मियोसिस का था ना लेक्चर, मैंने आपको कहा था मैं उसकी एक एक्स्ट्रा सिमुलेशन का लिंक सेंड करूंगा, वो मैंने आपके टीचर्स के ग्रुप के साथ शेयर कर दिया हुआ है सुबह। तो अपने अपने टीचर से आपने वो लिंक लेना है, और उस लिंक को 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करने से आपकी मियोसिस सारी आपको याद हो जाएगी। बस आपको 2-3 टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है। साइनेप्सिस क्या थी, क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्यास्मेटा क्या है। सेंट्रल फातिमा कैंपस की तरफ से कोई क्वेश्चन? अच्छा जी बच्चों, जो क्वेश्चन करना चाहे वो क्वेश्चन करे, कंटिन्यू रहे, अदरवाइज 30 मिनट की ब्रेक है। मौजे करो। 20 मिनट की जी, सॉरी